देखो लास्ट वीडियो में अपन ने मालूम है पाचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन ने पढ़ लिया था आमाशय में पाचन पढ़ लिया था। अब देखो आगे की प्रोसेस अपन चालू करते हैं कि आमाशय के आगे की बात करें तो आमाशय के बाद आता आपका पार्ट आता है छोटी आंत। कौन सा पार्ट शुरू होता है? छोटी आंत शुरू होती है। एक बार देखो डायग्राम अगर आपने बनाया हो तो डायग्राम के द्वारा मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर तो देखो एक आमाशय के नीचे इस प्रकार से एक इमली की जो फली होती है उसके समान स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, जिसका आपने बोला था क्या? अग्नाशय, पेंक्रियाज। और एक इधर टोपी के समान इस प्रकार से रचना देखी होगी जिसके नीचे ऐसे एक बॉक्स लगा होगा और इस प्रकार से यहाँ से ये पित्तवाहिनी इस प्रकार से आके और यहाँ इस प्रकार जुड़ी होती है। इसको बोलते हैं यकृत, इसको बोलते पित्ताशय। और ये इस प्रकार से नीचे की ओर बढ़ी हुई थी, देखा था नहीं? अब देखो इसके बारे में अपन पढ़ रहे कि छोटे आंत। आपने आमाशय में पाचन पढ़ लिया, मुख गुहा में पाचन पढ़ लिया, ग्रसनी ग्रसिका के बारे में पढ़ लिया। आज अपन छोटी आंत की बात करें तो देखो कि आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। कि आमाशय के अंदर भोजन है वो 3-4 घंटे तक वेट करता है। आमाशय में भोजन 3-4 घंटे तक रहता है और उसके बाद वहां पर उसका कुछ पार्ट का पाचन हो जाता है और वो अच्छी प्रकार से घुला मिला दिया जाता है। उसके बाद वो भोजन आता है यहाँ पर इस वाले भाग में आता है छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी कौन से भाग में आता है? ग्रहणी भाग में आता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आता है। और देखो इस वाले भाग में क्या होता है कि इसी भाग में तो यकृत जुड़ा हुआ था, पित्ताशय जुड़ा हुआ और इसी भाग में अग्नाशय जुड़ा हुआ है। तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे पाचन में और ये वाला भी पार्टिसिपेट करेगा पाचन में और ये खुद भी पार्टिसिपेट करेगी पाचन में। समझ रहे हो? तो ये तीनों ही पाचन की प्रक्रिया में भूमिका निभाएंगे। अब देखो कैसे निभाएंगे। अपन पढ़ रहे हैं ग्रहणी में पाचन, छोटी आंत के भी कौन से भाग में पाचन पढ़ रहे हैं? ग्रहणी में पाचन पढ़ रहे। और देखो भोजन का पूरा जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही हो जाता है। और छोटी आंत के भी कौन से भाग में होता है? ग्रहणी वाले भाग में ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात? अपन क्या बोलेंगे कि आमाशय में पाचन के बाद भोजन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है। इसी भाग में अग्नाशय ग्रंथि जुड़ी होती है और इसी भाग में यकृत और पित्ताशय जुड़े होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो कि यकृत से तो पित्तरस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। ये दोनों भी क्या करते हैं? पाचन की प्रक्रिया में भूमिका निभाएंगे। तो देखो अपन एक एक पार्ट को पढ़ते जाएंगे। अपन बोलेंगे कि आमाशय में पाचन के बाद भोजन ग्रहणी वाले भाग में प्रवेश करता है। इसी भाग में पित्ताशय यकृत खुलते हैं और इसी भाग में अग्नाशय खुलता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो कि यकृत जो होता है, अपना जो लीवर होता है, उसमें पित्तरस का निर्माण होता है। कौन से रस का निर्माण होता है? पित्तरस का निर्माण होता है। निर्माण तो देखो इस पित्तरस का होता है लीवर के अंदर, लेकिन वो स्टोरेज रहता है किसमें? पित्ताशय के अंदर। निर्माण तो इसका यकृत में होगा लेकिन वो इकट्ठा कहाँ रहेगा? पित्ताशय के अंदर। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि पित्तरस का निर्माण कौन से अंग में होता है? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहाँ होता है? यकृत में होता है। उसका भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। तो देखो दोनों किस्मों की दो लैंग्वेज बनती है कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। पित्तरस का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? भंडारण होता है पित्ताशय में, निर्माण होता है यकृत में। अब देखो कि यकृत से पित्तरस का निर्माण हुआ, वो पित्तरस है वो पित्ताशय के अंदर क्या हो जाता है? संग्रहित रहता है। अब यकृत से देखो ये नली निकली हुई है और ये पित्ताशय से निकली, ये दोनों आपस में जुड़ करके ये एक नलिका बनाते हैं जिसे पित्तवाहिनी बोला जाता है। क्या बोलते हो? पित्तवाहिनी। क्या बोलते भैया? पित्तवाहिनी, जिसे पित्तवाहिनी बोलेंगे। और ये पित्तवाहिनी कहाँ खुलेगी? ग्रहणी वाले भाग में खुलेगी। समझ रहे हो? अब देखो कि ये जो पित्तरस जो होता है वो पित्तवाहिनी के द्वारा कहाँ आ जाएगा? ग्रहणी वाले भाग में आ जाएगा।
लेकिन जो पित्त जो रस होता है उस पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते। क्या नहीं होते? कोई भी पाचक एंजाइम इस वाले भाग में नहीं होते। तो पाचक एंजाइम ही नहीं है तो पित्तरस पाचन की क्रिया में भी भाग नहीं लेगा, भोजन को पचाएगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? ये वाला जो है वो पित्तरस है, वो भोजन का पाचन नहीं करता है। तो पाचन नहीं करता तो फिर ये यूज कहाँ आ रहा है? तो अपन क्या बोलेंगे कि जो पित्तरस होता है वो पित्तरस होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अपन ने पढ़ा था कि आमाशय के अंदर HCl का स्त्रावण होता है और HCl एसिड है, तो भोजन को क्या बना रहा था? अम्लीय बना रहा था। अब अगर वो अम्लीय का अम्लीय भोजन अगर इस वाले भाग में आ जाएगा तो वो ग्रहणी की दीवारों को अम्ल क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा, ग्रहणी की दीवारों को नष्ट करना शुरू कर देगा। तो उससे बचाने के लिए ये जो पित्तरस है वो क्षारीय प्रकृति का है। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अम्ल क्षार को नष्ट कर देता, क्षार अम्ल को नष्ट कर देता। तो ये क्षार है, यहाँ से आने वाले अम्लीय भोजन को, अम्लीयता को ये क्या कर देगा? खत्म कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहला कार्य तो क्या हो गया कि जो पित्त जो रस होता है उसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होते, तो ये पाचन की क्रिया में भाग नहीं लेता। ये होता है जो पित्त रस वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? ये जो पित्तरस है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आमाशय से आने वाला जो अम्लीय भोजन है उस भोजन की अम्लीयता को क्या कर देता है? ये खत्म कर देता है, मतलब उसे उदासीन बना देता है। क्या बना देता भैया? उदासीन बना देता है। पहला कार्य हो गया इस पित्तरस का। दूसरा इसका कार्य क्या होता है कि जो भोजन के अंदर जो वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, क्या है? वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं उन गोलिकाओं को ये क्या करता है? तोड़ देता है। तोड़ देगा इसका मतलब जो बड़ी बड़ी जो गोलिकाएं थी उन गोलिकाओं को एक छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देगा। अभी एक बड़ा गोला था तो इसका क्षेत्रफल एरिया कम था और इसी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो एरिया बढ़ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अपन क्या बोले कि वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को ये छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, जिससे वसा का जो एरिया क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ताकि एंजाइम जब इस पे अटैक करे तो इसका पाचन क्या हो जाए? आसानी से हो जाए। इसको बोलते हैं वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। तो आपसे पूछ लिया था कि वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण करने का कार्य कौन करता है? पित्तरस करता है। समझ रहे हो मेरी बात? कौन करता है? पित्तरस करता है। पायसीकरण कहते हैं इसको है कि वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं वो पित्तरस के द्वारा छोटी छोटी गोलिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिससे वसा का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे पाचन में भी क्या होती है? आसानी होती है। इसे बोलते हैं वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण बोला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो दूसरा कार्य, पहला कार्य था अम्लीयता को खत्म करना, दूसरा कार्य होता वसा का पायसीकरण करना। क्या करना? वसा का पायसीकरण करना। समझ रहे हो मेरी बात? और भी होता है जो पित्तरस जो होता है, पित्तरस में पित्त लवण इसमें पाया जाता है, पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। इसमें पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। ये पित्त लवण तो ये वाला कार्य करता है, लेकिन जो पित्त वर्णक होते हैं वो पित्त वर्णक भी दो होते हैं। एक तो होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिवर्डिन। एक तो होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिवर्डिन। ये दो वर्णक पाए जाते हैं इसमें। देखो, इन वर्णकों की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो मनुष्य को एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं पीलिया रोग। कभी नाम सुना हो कि पीलिया रोग में जो मूत्र होता है उसका रंग भी पीला नजर आता है। व्यक्ति के नाखून हैं, उसकी आंखें हैं, उसकी त्वचा है, उनमें भी आपको हल्का पीला रंग आपको दिखाई देने लग जाता है। वो रोग है पीलिया। तो उसमें इन वर्णकों की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? नॉर्मली मूत्र का रंग पीला होता है, वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो
आपसे पूछ लिया जाता है कि मूत्र का रंग पीला किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। समझ रहे हो मेरी बात, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम की वजह से। पीलिया रोग में मात्रा बढ़ती है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन की। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये अपन ने यकृत के बारे में पढ़ लिया कि जैसे ही भोजन ग्रहणी में आएगा तो यकृत से पित्तरस निकला था जो पित्ताशय में भंडारित हो रहा था, वो पित्तरस पित्ताशय से निकल के ग्रहणी वाले भाग में आएगा। वो जो पित्तरस होता है वो पित्तरस होता है, उसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, तो वो भोजन को तो नहीं पचाएगा, लेकिन उसकी जो नेचर है वो क्या है, क्षारीय नेचर है। तो वो अम्लीय जो भोजन है उसकी अम्लता को क्या करता है, पहला कार्य तो उसे नष्ट करता है ताकि ग्रहणी की दीवारों को कोई नुकसान ना हो। दूसरा इसका कार्य होता है कि जो वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां हैं, इन गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देगा ताकि इसका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, पाचन में क्या रहे, आसानी रहे। इसे बोलते वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। समझ रहे हो मेरी बात। तो वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण करता है। और क्या करता है कि इसमें जो पित्त जो रस होता है उसमें पित्त लवण और पित्त वर्णक होते हैं। समझ रहे हो क्या होते हैं कि पित्त लवण और पित्त वर्णक। पित्त वर्णक भी दो होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। इनकी वजह से क्या होता है, मूत्र का रंग पीला हो जाता है। और बाकी के जो कार्य है वो ये करे तो अपने पढ़ा उस समय पढ़ा ही था कि ये जो क्या करता है कि विटामिन ए डी के का संश्लेषण भी करता है, इसमें कुफर सेल भी पाई जाती है। समझ रहे हो मेरी, इसमें ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया कंप्लीट होती है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, अमीनो अम्ल से ग्लूकोज बनाता है। सारे कार्य अपन ने पढ़े थे। समझ रहे हो मेरी बात। तो वो यकृत के ही कार्य होते हैं। लेकिन पाचन की बात करें तो पाचन में यही कार्य करता है कि क्षारीय बना देगा, वसा का पायसीकरण कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये इतना कार्य तो क्या करता है, यकृत करता। अब देखो कि यकृत के बाद बातें करें कि यकृत के बाद बातें करें तो इस ग्रहणी वाले भाग में ही एक ग्रंथि खुलती है जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है भैया, अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि से निकलता अग्नाशयी रस। इस अग्नाशय ग्रंथि से निकलता अग्नाशयी रस। और ये जो अग्नाशयी जो रस होता है ये पाचन क्रिया में सबसे शक्तिशाली रस माना जाता है। सबसे शक्तिशाली रस होता है, पावरफुल। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलेगा। वैसे जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो मिश्रित ग्रंथि होती है, लेकिन पाचन क्रिया में बहिस्त्राविका काम करेगी। किसका कार्य करती है, बहिस्त्राविका। अग्नाशय ग्रंथि से निकलता अग्नाशय रस। अग्नाशय जो रस होता है वो सबसे शक्तिशाली रस होता है। अब ये जो अग्नाशय रस है वो यहां से ग्रहणी वाले भाग में जाए। अब भोजन थोड़ी आएगा अग्नाशय में, यहां से जो अग्नाशय रस है वो जाएगा ग्रहणी वाले भाग में। और इस अग्नाशय रस में पाए जाते हैं एंजाइम। क्या पाए जाते हैं यहाँ, एंजाइम पाए जाते हैं। और वो एंजाइम जो है वो पाचन की क्रिया में भूमिका निभाते हैं। अब देखो कि इसमें कुछ एंजाइम होते हैं वो तो निष्क्रिय फॉर्म में होते हैं और कुछ एंजाइम होते हैं वो सक्रिय फॉर्म में होते हैं। एक तो होता है ट्रिप्सिनोजन। इन एंजाइमों के नाम देखना, ध्यान से देख लेना। एक होता है ट्रिप्सिनोजन। ये जो ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम होता है, ये जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है, ये एंजाइम होता है वो निष्क्रिय रूप में होता है। ट्रिप्सिनोजन ये जो ट्रिप्सिनोजन है वो निष्क्रिय फॉर्म में है। निष्क्रिय फॉर्म में होता है। अपनी जो आंत होती है उसकी भित्ति के द्वारा एक एंजाइम निकाला जाता है, उसका नाम होता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम। क्या नाम होता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, इस ट्रिप्सिनोजन, ये जो ट्रिप्सिनोजन था ये जो निष्क्रिय फॉर्म में था, इस ट्रिप्सिनोजन को ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है।
और ये जो ट्रिप्सिन होता है वो सक्रिय फॉर्म में आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात कि अग्नाशय रस का पहला एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन जो निष्क्रिय फॉर्म में है। वो एंजाइम यहाँ क्या करने वाले भाग में निष्क्रिय कोई काम ही नहीं कर रहा, तो इसकी भित्ति से एक एंजाइम निकला, उसका नाम है एंटेरोकाइनेज एंजाइम। इस एंजाइम में इसको चट्टू लगाया कि फालतू का घूम रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है क्यों यहाँ पे। तो ये ट्रिप्सिनोजन क्या होता है, जैसे इसको चट्टू लगता है ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है और सक्रिय हो जाता है, काम करने के लिए तैयार हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो पहला एंजाइम कौन सा आ गया, ट्रिप्सिनोजन, जो कौन से रूप में होता है, निष्क्रिय फॉर्म में होता है। दूसरा एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये वाला जो काइमोट्रिप्सिनोजन होता है ये भी निष्क्रिय फॉर्म में होता है, ये भी निष्क्रिय फॉर्म में होता है। जैसे ही ट्रिप्सिन सक्रिय फॉर्म में आया, इस ट्रिप्सिन ने सबसे पहले क्या किया, इसने सबसे पहले काइमोट्रिप्सिन को लगाया कि मैं तो सक्रिय हो गया, मुझे तो चाटा लगा, अब मैं तेरे को लगाता हूं। तो काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन सक्रिय करता है और इसको बदल देता काइमोट्रिप्सिन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, काइमोट्रिप्सिन। और ये काइमोट्रिप्सिन के रूप में क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। ये भी कौन सी फॉर्म में आ गया, सक्रिय फॉर्म में आ गया। अब देखो कि ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दोनों मिलके काम क्या करते हैं कि हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है, हमारे जो भोजन में प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का देखो कुछ भाग तो आमाशय में एक एंजाइम आया था पेप्सिन, उस पेप्सिन ने उसको पेप्टाइड में तोड़ दिया था, याद हो तो। कुछ भाग तो पेप्टाइड में तोड़ दिया था, मतलब लगभग 30% वहां पर पाचन होता है भोजन का। आमाशय में होता है कितना, लगभग 30% पाचन हो जाता है भोजन का। तो वो जो प्रोटीन था उसको उसने जो पेप्सिन था उसने पेप्टाइड में तोड़ दिया था, और थोड़ा बहुत प्रोटीन और भी बच ही जाए, और ये पेप्टाइड क्या बन गया था, ये पेप्टाइड। ये जो थोड़ा बहुत प्रोटीन और बच जाए और जो पेप्टाइड बचा था, जो उस पेप्टाइड जो पेप्टोन पेप्टोन में तोड़ा था, पेप्टोन, और इस पेप्टोन को और इस प्रोटीन को ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों इसको कन्वर्ट कर देते पेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, पेप्टाइड्स, या आप पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हो। इसे पॉलीपेप्टाइड में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। कौन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये भी सक्रिय फॉर्म में आ गया और ये भी सक्रिय फॉर्म में आ गया। एक बार देखो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो अग्नाशय रस है, वो पावरफुल जो रस है, उसपे एक एंजाइम था, उसका नाम था ट्रिप्सिनोजन, जो कौन से रूप में था, निष्क्रिय रूप में था। तो इस भित्ति में जैसे ये ट्रिप्सिनोजन आया, तो इस भित्ति के द्वारा एक एंजाइम निकला, उसका नाम था एंटेरोकाइनेज एंजाइम। इस एंजाइम ने इस ट्रिप्सिनोजन जो निष्क्रिय रूप में था, इसको क्या कर दिया, सक्रिय किया। सक्रिय किया तो ये कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में। अब एक एंजाइम और होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये काइमो जो ट्रिप्सिनोजन होता है, ये भी निष्क्रिय फॉर्म में है, ये भी निष्क्रिय फॉर्म में है। तो ये इस ट्रिप्सिन के कारण किसमें सक्रिय हो जाता है, किसमें, काइमोट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों मिलकर के प्रोटीन का पाचन करेंगे, और ये इस प्रोटीन को और पेप्टाइड को पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। समझ रहे हो मेरी बात, कौन कर देते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अब देखो एक एंजाइम और होता है जो भी निष्क्रिय फॉर्म में पाया जाता है, उसका नाम होता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कौन सा होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तीसरा जो एंजाइम है, तीसरा आपका जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज।
प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो भी निष्क्रिय फॉर्म में है, ये भी निष्क्रिय फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो इसके पास कौन आए, इसको सक्रिय बनाने के लिए एक तो आता है ट्रिप्सिन और एक आता है एंटेरोकाइनेज। एक तो ट्रिप्सिन आता है और एक एंटेरोकाइनेज आता है, दोनों ही इसको क्या करते हैं, सक्रिय बनाने का कार्य करते हैं। और ये सक्रिय होके बना लेता कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के रूप में सक्रिय हो जाता है। अब देखो ये सक्रिय हो गया तो ये कोई ना कोई कार्य तो जरूर करेगा, समझ रहे हो मेरी बात। अब ये सक्रिय हो गया तो कोई ना कोई काम तो ये क्या करेगा, जरूर करेगा। अब ये काम क्या करेगा, जो पेप्टाइड्स बना था, जो पॉलीपेप्टाइड बना था, पॉलीपेप्टाइड्स, या आप डायरेक्ट प्रोटीन भी लिख सकते हो। इस पॉलीपेप्टाइड को ये क्या करता, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, इसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। किसको, पॉलीपेप्टाइड्स बोलो या फिर आप डायरेक्ट प्रोटीन भी बोल सकते हो। इसको ये अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, कौन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब देखो ये तीन जो एंजाइम है, ये तीनों के तीनों होते हैं निष्क्रिय फॉर्म में। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले निष्क्रिय एंजाइमों के कोई भी दो के नाम लिखो, तीन के नाम लिखो, तो आप बता सकते हो ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय, काइमोट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय और पॉलीकार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी निष्क्रिय। अब देखो और भी एंजाइम निकलते हैं। अगला जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है एमाइलेज। क्या नाम होता है, एमाइलेज। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अपन ने ये पढ़ा था कि मानव की जो लार होती है उसमें दो एंजाइम होते हैं, एक का नाम टाइलिन पढ़ा था और टाइलिन का ही दूसरा नाम क्या था, एमाइलेज भी होता है। समझ रहे हो मेरी बात, टाइलिन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एमाइलेज भी होता है। तो ये एमाइलेज वहां क्या कार्य कर रहा था, ये कार्बोहाइड्रेट को ये एमाइलेज क्या करता है, माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये शर्करा में बदल देता है। माल्टोज माल ही माल है, ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, तो इसे शर्करा में कन्वर्ट कर देगा। किसको, कार्बोहाइड्रेट को। वहां भी हो गया था लेकिन थोड़ा बहुत छुप के आई जाए तो उसको ये पकड़ लेगा। अब देखो एक एंजाइम और निकलता है, उसका नाम होता है लाइपेज। क्या नाम होता है, लाइपेज। अब देखो अगर आपको याद हो, अपन ने पढ़ा था कि आमाशय में भी लाइपेज आया था या नहीं आया था, लेकिन वहां पर तो वसा का पायसीकरण हुआ ही नहीं था, ये तो यकृत ने किया है। तो ये जो लाइपेज है वहां क्या कार्य कर रहा था, वसा को वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में बदल रहा था, तो यहाँ भी यही काम करेगा। तो ये लाइपेज क्या करता है, जो वसा जो है, जो इमल्सीकृत वसा है, इस वसा को यह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल किसमें कन्वर्ट कर देगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। कौन, लाइपेज। समझ रहे हो मेरी बात। एक एंजाइम और होता है न्यूक्लिएजेज। कौन सा होता है, न्यूक्लिएजेज। न्यूक्लिएजेज एंजाइम होता है। ये न्यूक्लिएजेज एंजाइम क्या करता है, ये न्यूक्लिक जो अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, इस न्यूक्लिक अम्ल को ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड उनमें बदल देता है, न्यूक्लियोटाइड। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये इतने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय ग्रंथि से। एक बार अपन दोबारा रिपीट कर ले कि जो अग्नाशय जो ग्रंथि है, आमाशय के नीचे वाले भाग में फली के आकार की संरचना आपको दिखाई देती है, उस अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है अग्नाशयी रस। कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस। जो अग्नाशयी जो रस होता है वो सबसे पावरफुल रस होता है, सबसे शक्तिशाली रस होता है। उसमें एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम तो निष्क्रिय फॉर्म में होते हैं
और कुछ जो एंजाइम होते हैं वो सक्रिय फॉर्म में होते हैं। अब पहला जो निष्क्रिय एंजाइम है वो ट्रिप्सिनोजन होता है, जो निष्क्रिय होता है। जैसे ये गरणी में आएगा तो उस आंत की भित्ति के द्वारा एंजाइम निकलेगा, उसका नाम है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है, इस ट्रिप्सिनोजन जो निष्क्रिय फॉर्म में था इसको क्या कर देता है, सक्रिय फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन में बदल देगा। दूसरा जो एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी निष्क्रिय होता है लेकिन इसको सक्रिय कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ये जो ट्रिप्सिन है ये काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करता है और काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। फिर ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों मिलकर के प्रोटीन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं और उस प्रोटीन को तोड़ देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो तीसरा जो एंजाइम होता है वो आता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये भी क्या होता है, निष्क्रिय होता है लेकिन इसको सक्रिय बनाते हैं ट्रिप्सिन और एंटेरोकाइनेज। ये दोनों मिलके इसके पास जाए कि भैया क्यों सो रहा है, कुछ तो कर ले, तो ये भी सक्रिय हो जाता है और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बना लेता है। ये कहता है कि आपने जो पॉलीपेप्टाइड बनाया मैं पहले उसी को बचाऊंगा, और ये इसको बदल देता अमीनो अम्ल में। समझ रहे मेरी बात। एक एंजाइम आता एमाइलेज जो लार में गया था, इसने वहां किया यही काम यहाँ पर किया, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ देगा, और लाइपेज जो है वो वसा को वसीयमल ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, और न्यूक्लियोजेज है वो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। इतना कार्य करता है अग्नाशय। अब देखो कि अग्नाशय ने भी अपना काम कर दिया और यकृत ने भी अपना काम कर दिया, लेकिन ये बोले कि आंत ने अभी कोई काम नहीं किया, ये फालतू की उपदेश दे रही है, तो तू भी तो कुछ कर। तो इस आंत के द्वारा भी कुछ आंतरीय रस निकलते हैं। कौन से रस निकलते भैया, आंतरीय रस निकलते हैं, और इन आंतरीय रसों में भी क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, और वो एंजाइम भी क्या करते हैं, पाचन क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन एंजाइमों के जो मुख्य जो एंजाइम है, जो मेन जो एंजाइम है, मैं उन्हीं के नाम आपको बताऊंगा। तो देखो ध्यान से सुनिएगा कि छोटी आंत जो है उसकी भित्ति के द्वारा भी आंतरीय रस निकलते हैं। उन आंतरीय रसों में भी क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम भी क्या करते हैं, पाचन में भूमिका निभाएंगे। अब देखो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको इन एंजाइमों के नाम याद करने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बना के देता हूं कि लामा पिलेसु, लामा पिलेसु, समझ रहे हो। लामा पिलेसु का मतलब क्या है कि कोई छोटा बच्चा है, जब देखो माता जी उसको घर पे दूध पिला रही होती है, वो काफी नखरे कर रहा होता है कि मैं तो नहीं पीने वाला, ये तो कम है, ये ज्यादा है, ये मीठा नहीं है, फीका है। समझ रहे हो ना मेरी बात, आपने इसमें चाय नहीं मिलाया, ये नहीं मिलाया, वो नहीं मिलाया। तो देखो माता जी क्या करती है कि थोड़ी देर तो उसके नखरे देखती है, फिर वो ये बोलते हैं कि बेटा तू पी ले, बड़े वाला है, छोटे वाला उसको बोलते हैं, या फिर उसको डराया जाता है, एक दो चट्टू लगाया जाए, या फिर उसको बोला जाए कि इस दूध को मैं कुत्ते को पिला दूं, बिल्ली को पिला दूं। तो बच्चा क्या डर का मारा क्या बोलता है कि लामा पिलेसु, बोलता है नहीं बोलता कि लामा पिलेसु। अब देखो लामा पिलेसु से सिर्फ 5 एंजाइम बनते हैं। ला से बनता आपका लाइपेज, कौन सा बनता है, लाइपेज। मा से बनता है माल्टेज, पी से बनता है पेप्टाइडेज, ले से बनता है लेप्टेज, और सू से बनता है सुक्रेज। तो देखो 5 एंजाइम है जो आंत की भित्ति से निकलते, कौन कौन से, ला, पे, लाई